आज फिर हम ज्योग्राफी की क्लास में अपनी पूरी टीम के साथ आपके लिए हाजिर हैं। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनको आपको ध्यान से सुनना है। यदि आपको ठीक से स्क्रीन दिखाई या सुनाई ना दे रही हो तो आप स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें। अपनी कक्षा को पूरी स्क्रीन पर देखें और वीडियो के नीचे जो स्क्वायर बना हुआ है इसको क्लिक करके बड़ा कर लें। और चैट बॉक्स में प्रश्न केवल सब्जेक्ट से संबंधित ही पूछें, जिसमें अनावश्यक बातें ना करें। प्यारे बच्चों, इस पूरी कक्षा में अगर आपको कोई फैक्ट्स या कोई एरर आपको नज़र आता है तो आपको हमें इसको सूचित करना है, ताकि अगली क्लास में हम उसकी दिक्कत को दूर कर दें। और आप हमारी टीम से परिचित हैं, जो जिस टीम के साथ हम हर बार होते हैं। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी वो भारत लोक और अर्थव्यवस्था जो पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 3 मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पहली क्लास में भी ये लेसन चल रहा था। उसका जो रेस्ट पार्ट है उस पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। हमारी टीम आपके सामने है, इसको आप एज यूजुअल जानते हैं। बस अब जल्दी से आप हमारे जो भारत दर्शन की यात्रा है उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप बहुत बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। और चलिए, आज की हमारी भारत दर्शन की यात्रा आपको लेकर कहाँ जाती है, तो हो जाइए तैयार। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप पहुंची है हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस, ले जाने आपको एक और नई जगह। तो तैयार हैं आप सब एक नए सफ़र के लिए? आज कहाँ लेके जाने वाली है हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस? आज हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस हमें लेके जा रही है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एग्जैक्टली कहाँ जाना है? महाराष्ट्र में आज हमें जाना है लोनार लेक। बट लोनार लेक जाने से पहले चलिए मिलते हैं गोपू द जोग्राफर से। ये आप ही की तरह एक जोग्राफर हैं जिन्हें घूमना बहुत पसंद है, और इन्होंने हमें कहा कि ये भी हमारे साथ हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस पे सवार होना चाहते हैं। तो ले लिया हमने इन्हें भी अपने साथ, क्योंकि ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। और गोपू द जोग्राफर की एक बड़ी खास आदत है कि ये हर चीज़ अपनी डायरी में नोट करते हैं। तो गोपू जी तैयार हैं आप अपनी डायरी के साथ? तो चले अपने हम डेस्टिनेशन की ओर। लोनार लेक तक जाने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में जालना, जहां तक आप ट्रेन से जा सकते हैं। बट उसके बाद का सफ़र आपको बाय रोड तय करना पड़ेगा, और फिर पहुंचेंगे आप एक बहुत खूबसूरत सी ग्रीन कलर के पानी की लेक के पास, जिसका नाम है लोनर। लोनर को मिस्टीरियस लेक भी कहा जाता है। मिस्ट्री? कैसे मिस्ट्री? ब्रह्मांड की शक्तियों ने कोई एक मिस्ट्री से इसको क्रिएट किया, और इस मिस्ट्री को जानने के लिए जाना पड़ेगा समय में थोड़ा सा पीछे। समय में पीछे जाके हमें पता चला कि एक मीटेरॉइड जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के फील्ड में एंटर कर गया, और इतनी तेज़ी से आकर के अर्थ से टकराया कि बेसाल्टिक रॉक में एक बहुत बड़ा गड्ढा या क्रेटर बन गया, जिसका डायामीटर लगभग 1.2 किलोमीटर है। और यहीं पर धीरे धीरे पानी भरने से बनी लोनर लेक। सो लोनर लेक अपने आप में इकलौती बेसाल्टिक एरिया में बनी हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट लेक है। मीटियरॉइड जब अर्थ से टकराया, उस समय इसकी स्पीड लगभग 90,000 किलोमीटर पर आवर थी, और इसकी इसी स्पीड के कारण लोनर लेक को हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट लेक कहा जाता है। और ये सब हुआ आज से लगभग 50,000 साल पहले, प्लिस्टोसीन एपॉक में। प्लिस्टोसीन के टाइम पर कई तरह से हमने इस लेक की एज को डिटरमाइन किया है, बट इसकी एज जो सबसे सटीक अंदाज़ा आज तक हम लगा पाए हैं वो प्लिस्टोसीन एपॉक का ही है, जो कि लगभग 50 से 60,000 साल पुरानी बात है। तो है ना बड़ी पुरानी और यूनिक सी हमारी लोनर लेक। लोनर लेक में खासियत और भी है। इसमें एक ही जगह पर दो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम हैं, एक एल्कलाइन मतलब खारे पानी का, और एक सैलाइन और एक एल्कलाइन इकोसिस्टम। और यहाँ पर सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि किसी भी तरह की वेजिटेशन का यहाँ पानी के अंदर पनप पाना लगभग असंभव है। और जब आप यहाँ जाएंगे तो नाक को थोड़ा सा कष्ट होने वाला है,
क्योंकि यहाँ पर जब आप पास में जाएंगे पानी के तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी रॉटन एग्स की या सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत भारी मात्रा में इस लेक में मौजूद है। बट इसके साथ में यहाँ पर आपको और कुछ अच्छी चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ब्लू ग्रीन एल्गी जो इतने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर सकती है, और इसके साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी कई तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स का बड़ा फेवरेट खाना भी है। इस कारण लोनर लेक पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो एक हॉल्ट लेते हैं, जो अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत दृश्य है। बट इसके आसपास में बिल्कुल अगर आप पेरिफेरल रीजन में देखें तो किसी भी तरह की वेजिटेशन यहाँ पे और पनप नहीं पाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत मज़ेदार बात है वो ये है कि जब भी आप यहाँ जाए मैग्नेट ज़रूर जेब में लेकर के जाएं। यहाँ की मिट्टी में मैग्नेट आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, और जब आप मैग्नेट को यहाँ पर की मिट्टी पर घुमाएंगे तो मिट्टी अट्रैक्ट होने लगेगी। तो हैंस प्रूव्ड कि यहाँ पर आयरन काफ़ी भारी मात्रा में मौजूद है। इस लेक में बाकी सबके साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट भी बड़े इंटरेस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि इस लेक के आसपास में 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक के दौरान बने हुए कई सारे मॉन्यूमेंट्स के अवशेष हैं। कई सारे टेम्पल्स के यहाँ पर अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक तो ब्रह्मांड की शक्तियों से बनी हुई लोनर लेक, और साथ में इंसान की शक्तियों से बने हुए इतने पुराने मॉन्यूमेंट्स जो इतनी सेंचुरी बाद भी काफ़ी हद तक सरवाइव कर गए हैं, तो है ना दोहरा दोहरा चमत्कार। और साथ ही में आपको देखने को मिलेगी लोनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यूनिक वाइल्ड लाइफ, जिसमें लिजर्ड है, स्लॉथ बियर है, चीतल है, हाइना है, नील गाय है। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ये लिजर्ड है ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इनका यहाँ पर निवास है, तो इसीलिए बेहतर रहेगा आप अकेले ना जाएं, किसी लोकल गाइड को अपने साथ ले लें जिसको इनसे बचाव के सारे रास्ते पता हो। कमोडो लिजर्ड्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, और क्योंकि अभी ये एरिया बहुत ज़्यादा मेजर टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए आपको थोड़ा सा फॉरेस्ट स्ट्रेच को क्रॉस करके जाना पड़ता है। इस मिस्टीरियस लेक ने हाल ही में एक और मिस्ट्री क्रिएट कर दी। आप दो फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, जो ओरिजिनल लेक है उसका कलर ये सैटेलाइट इमेजिनरी है, जिसके बारे में आप आगे प्रैक्टिकल्स में भी पढ़ेंगे। तो एक पहले जो इसका ओरिजिनल कलर था वो था ग्रीन, और अचानक ही मॉनसून आने से पहले ये पिंक कलर में चेंज हो गई। जब रिसर्चेस हुई तो पता चला कि यहाँ पर कोई मेहमान आए हैं, और ये मेहमान सॉल्ट से अट्रैक्ट होकर के आए हैं। यहाँ पर एक्चुअली ऐसे माइक्रोब्स आ गए जो सॉल्ट के ऊपर सरवाइव करते हैं और पिंक कलर का पिगमेंट जनरेट करते हैं, और इस कारण इसका जो पानी का रंग है बाहर से देखने में पिंक दिखाई देने लगा, तो सब कुछ गुलाबी गुलाबी हो गया। मगर जैसे ही मॉनसून की बारिश आई, वापस से इस लेक ने अपना ओरिजिनल कलर ऑब्टेन कर लिया। तो वाकई में ही बड़ी मिस्टीरियस लेक है। सो ऐसी मिस्टीरियस लेक को देखने जाना एक बार तो ज़रूर बनता है। तो कैसी रही हमारी यात्रा गोपू द जोग्राफर? तैयार है आपकी डायरी? तो चलिए देखते हैं गोपू द जोग्राफर ने अपनी डायरी में इस बारी क्या क्या नोट करा है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने भारत दर्शन की यात्रा की और उसमें हमारे साथ आज गोपूदा जोग्राफर हैं, और वो उनकी एक आदत है कि वो अपनी डायरी लिखते हैं। तो इस यात्रा के बाद उन्होंने जो डायरी लिखी है, चलिए आप गोपूदा जोग्राफर की डायरी को देख लेते हैं। और ज्योग्राफी में डायरी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी को सीखने का जो एक जरिया है वो बहुत अच्छा जरिया जो डायरी है। तो चलिए आप जोग्राफी गोपू की डायरी देखिए और फिर अपने अंदर भी डायरी लिखने की आदत को विकसित कीजिए। प्यारे बच्चों, गोपू जी को यात्राएं करना बहुत पसंद है और अभी अभी वो महाराष्ट्र की यात्रा करके आए हैं। गोपू एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और यात्रा में हर समय अपने पास एक ट्रेवल डायरी रखते हैं। तो आइए देखते हैं गोपू जी ने महाराष्ट्र में यात्रा करते समय अपनी ट्रेवल डायरी में क्या लिखा। जब गोपू जी महाराष्ट्र में गए तो सबसे पहले उनका ध्यान इस बात पर गया कि यहाँ का नाम महाराष्ट्र क्यों पड़ा।
गोपू जी ने पाया कि महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो महा तथा राष्ट्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है महान देश। यह नाम यहाँ के संतों की देन है। गोपू जी में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। वे पॉपुलेशन रजिस्ट्रार ऑफिस गए और उन्होंने अपनी डायरी में महाराष्ट्र के कुछ और फैक्ट्स लिखे, जिनमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र राज्य की उत्पत्ति 1 मई 1960 में हुई। महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.23 करोड़ है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। यहाँ की राजधानी मुंबई है और यहाँ 36 जिले हैं। गोपू जी की उत्सुकता यही कम नहीं हुई। उन्होंने वहां सेंट्रल लाइब्रेरी देखी। वे वहां गए और उन्होंने महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के उत्तर में गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य हैं। इसकी पूर्वी सीमा पर छत्तीसगढ़ है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके दक्षिण में है। यहाँ का मुंबई बंदरगाह अरब सागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। भौतिक दृष्टि से यह राज्य मुख्यतः पठारी है और इसके पश्चिम भाग में अरब सागर है। गोपू जी को महाराष्ट्र की मृदा कुछ अलग प्रकार की लगी। जब उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी में नमी को रोक रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। वर्षा होने पर काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसी के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। जब गोपू जी महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने जाना कि मुंबई तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली बारिश जून के पहले सप्ताह में होती है। मुंबई की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ जुलाई सबसे गर्म महीना है और अगस्त में पर्याप्त वर्षा होती है। गोपू जी को लोगों ने बताया कि महाराष्ट्र में ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ चावल, बाजरा, कपास, रागी की भी कृषि होती है। गोपू जी ने महाराष्ट्र में पुरुषों को धोती, कुर्ता और पगड़ी पहने देखा। महाराष्ट्र में महिलाएं साड़ी पहनती हैं जो 9 गज लंबी होती है, लेकिन इसकी ड्रेपिंग धोती स्टाइल में ही होती है। गोपू जी ने रजिस्ट्रार ऑफिस से साक्षरता और लिंग अनुपात की भी आंकड़े जुटाए। उन्हें पता लगा कि महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट 82.34% है और यहाँ लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 925 महिलाएं हैं। गोपू जी महाराष्ट्र की संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पाया कि महाराष्ट्र सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा मिश्रण है। गणेश चतुर्थी यहाँ का प्रमुख त्योहार है, जिसे पूरे राज्य में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गोपू जी को पूछने पर पता लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में यह त्योहार एक सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया जाता था। पेशवाओं के अंत के बाद यह एक पारिवारिक उत्सव बना रहा। इसके बाद 1893 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी को पुनर्जीवित किया और समाज में एकता लाने के लिए एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना शुरू किया। गोपू जी ने महाराष्ट्र में खास तरह के पकवानों का मजा लिया, जिनमें थाली पीठ, मिसल पाव, पूरन पोली, वड़ा पाव प्रमुख थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको गोपू जी की ट्रेवल डायरी? अगली क्लास में हम देखेंगे कि गोपू जी अपनी डायरी में कहाँ की यात्रा करने वाले हैं। तो बच्चों, इंतजार रहेगा ना आपको? थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, मजा आया ना आपको? आपने गोपू जी की डायरी से बहुत कुछ सीखा होगा और शायद आपके मन में भी ये बात आई होगी कि हम भी अपनी डायरी लिखना शुरू करें, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ज्योग्राफी का जो विकास है उसमें जो यात्राओं के जो वर्णन है उनका बहुत बड़ा योगदान है। बस अब जल्दी से हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं।
पिछली कक्षा में हमने जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कुछ बातें थी उन पर हमने चर्चा की थी, और एक उत्तराखंड से एक महिला रेखा ने जो दिल्ली के लिए प्रवास किया और उन्होंने जो यहाँ पर विकास का चेहरा देखा, तो उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी कि विकास की अवधारणा क्या है, विकास का भारत में प्रतिरूप किस प्रकार है, विकास से जुड़े हुए कौन कौन से मुद्दे हैं, और विकास का जो अन्य देशों के साथ भारत की स्थिति क्या है विकास के विषय में। तो ये सारी चर्चाएं हमारी पहली क्लास में हो चुकी थी। आज की जो हमारी कक्षा है वो भारत में मानव विकास है, और मानव विकास का जो भारत में निर्माण है वो किस तरह से होता है, कैसे बनाए जाते हैं या इंडेक्स किस तरह से तैयार होते हैं, तो इस पर आज की हमारी पूरी चर्चा रहेगी। यूएनडीपी द्वारा जो भी हमारे जो सूचक लिए जाते हैं मानव विकास के, उसके आधार पर भारत का जो मानव विकास सूचकांक है या उसमें रैंक है वो भी मैं आपको बता चुका था कि 189 देशों में लगभग 130वां स्थान हमारा है, और 0.640 के मूल के साथ में हम मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी, जो भारत सरकार का पूर्व एक विभाग था योजना आयोग, अब उसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, तो उसमें उसका ये कार्य है कि वो सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के लिए मानव विकास सूचकांक का निर्माण करता है। ये जो योजना आयोग है ये लगभग उन्हीं सारे पैरामीटर्स को जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के अपनाए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास संस्था द्वारा, तो उन्हीं को इन्होंने अपनाया है। यूएनडीपी ने जितने भी मानकों को लिया है उन्हीं को आधार मानकर इन्होंने भारत में राज्यों के और फिर राज्य सरकारों ने जिलों को इकाई मानकर सभी जिलों के मानव विकास की सूची तैयार की। भारत में एक बात और रही है कि इन्होंने उन मानकों के साथ साथ कुछ और मानकों को भी लिया है, जैसे आर्थिक उपलब्धियां, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण न्याय, अभिगम्यता, स्वास्थ्य, और सरकार द्वारा जो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, इनको भी ध्यान में रखा है और इस आधार पर इंडेक्स बनाकर भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार किया है। तो ये जो इंडेक्स है भारत में मानव विकास सूचकांक के, आइए पहले हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। भारत में 3 मुख्य इंडेक्सों को लेकर मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया है। पहला है आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। तो आर्थिक उपलब्धियों के जो सूचक हैं ये देश की आर्थिक प्रगति का आकलन करते हैं, और इसमें मुख्यतः 2 चीजों पर फोकस किया जाता है, 2 चीजों को आधार मान के चला जाता है, सकल घरेलू उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी इसको कहते हैं, और प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम जिसको कहा जाता है। तो इन 2 चीजों को आधार मान के ये आर्थिक विकास की उपलब्धियों को देखा जाता है। दूसरा जो इंडिकेटर्स लिया है या दूसरा जो सूचक लिया है वो स्वास्थ्य जीवन के सूचक है। इसमें शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और प्रजननोत्तर मृत्यु दर या बच्चों के पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर जो मृत्यु होती है उस दर को लिया गया। प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद जो स्वास्थ्य की सुविधाएं उनकी उपलब्धता किस प्रकार की, इसको आधार माना गया है, और समाज में वृद्धों के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी स्थिति किस तरह की है। तो ये सारे पैरामीटर्स लिए गए हैं, ये स्वास्थ्य के सूचकों में रखा गया है। और तीसरा जो हमारा पैरामीटर है वो सामाजिक सशक्तिकरण का सूचक है। इसमें साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात या लिटरेसी रेट और ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, इनको आधार मान के भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो तैयार किया गया। तो ये 3 मुख्य सूचक हैं और इसके सब पार्ट्स का भी मैंने आपके सामने उल्लेख कर दिया। तो आइए पहले जो सूचक है उसकी बात कर लेते हैं, आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। शिक्षार्थियों, विशाल संसाधन आधार और समाज के सभी वर्गों की संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों का एक विशाल आधार हो और समाज के सभी वर्गों की संसाधनों तक पहुंच, विशेषकर जो समाज के कमजोर लोग हैं, दलित हैं या हाशिए पर जो समाज के लोग हैं, उनकी अगर संसाधनों तक पहुंच है, उनका मानव कल्याण में हो रहा है, उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, तो ये विकास की कुंजी कहलाता है। विकास की जो कुंजी है वो संसाधनों तक गरीबों की, पिछड़े वर्गों की या जो कमजोर वर्ग हैं उनकी जो पहुंच है उसको हम विकास की कुंजी मानते हैं। और सकल घरेलू उत्पादन और उसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है वो किसी देश के संसाधन का माप का आधार मानी जाती है। तो इस आधार पर अगर देखें तो आर्थिक उपलब्धियों में लोगों की भलाई, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और परिसंपत्ति तक पहुंच पर निर्भर करता है। कि आर्थिक उपलब्धि हम तब कह सकते हैं जब लोगों की भलाई के काम हो रहे हों, देश प्रगति कर रहा हो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही हो और संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित हो। तो हम कह सकते हैं कि ये आर्थिक उपलब्धियां लोगों को प्राप्त हो रही हैं। और इस संबंध में हालांकि पिछले वर्षों में भारत ने काफी प्रगति की है
और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति आय और उपभोग के स्तर में पर्याप्त वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी से रेखा से नीचे जीवन जीता है। और इसमें 2011-12 में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनका अगर हम डाटा देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% और शहरी क्षेत्रों में 13.7%, और पूरे भारत का अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 21.9% लोग अभी भी हमारे गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आर्थिक उपलब्धियों के सूचकों में हम जब देखते हैं तो ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे लोग लोग कितने हैं। जब गरीबी की बात आती है तो सबसे पहले गरीबी की एक स्थिति को देख लिया जाता है कि गरीब कहाँ किसे जाता है। तो समाज के ऐसे व्यक्ति, ये एक अभाव की स्थिति को दर्शाती है गरीबी, और ऐसे व्यक्ति जो अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में भी असमर्थ है। न्यूनतम आवश्यकताओं की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और स्वच्छ पानी, और जो 6 महीने मूलभूत आवश्यकताएं जब हम पहली बुक पढ़ा रहे थे उसमें बताया था जो यूएनओ की तरफ से निर्धारित है, अगर व्यक्ति उनको भी पूरा करने में असमर्थ है और वो भी ढंग से पूरी नहीं हो रही तो वो वास्तव में गरीबी की स्थिति कहलाती है। भारत में अगर हम गरीबी की स्थिति को देखें तो तालिका आपके सामने है। ये 2011-12 की तालिका है और इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत दिखाया गया है राज्यों के अनुसार, और ये घटते क्रम में बनी हुई है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, तो 3 स्टेट ऐसे हैं कि जो टॉपर हैं, जिनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और गोवा, केरल और हिमाचल प्रदेश, इनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो इस तालिका के आधार पर हम देखते हैं कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की स्थिति ये है। इसी तरह से हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली में 39.3% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और दिल्ली जो हमारा प्रदेश है 9.90% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप जो है इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है। जब हम इस तालिका का विश्लेषण करते हैं तो ये तालिका हमारे सामने आती है कि ऐसे राज्य जिसमें 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, उन राज्यों के नाम ये आपको दिए हैं: छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली। तो ये ऐसे राज्य हैं जिनमें 30% से ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। 20 से 30% की श्रेणी के जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़। 10 से 20% की श्रेणी के राज्य भी आपके सामने दिए गए हैं: नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर। और 10% से कम जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या वाले राज्य हैं उनमें आंध्र प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा, दिल्ली, दामन और दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये कुछ ये इस तालिका का विश्लेषण है जो हमें भारत की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। अब आगे हम जब चलते हैं तो मानव विकास का जो दूसरा सूचक हमने लिया था, स्वस्थ जीवन के सूचक। स्वस्थ जीवन के सूचकों में हम जब देखते हैं तो स्वस्थ जीवन के सूचकों के बारे में कहा जाता है कि रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और दीर्घ जीवन प्रत्याशा आयु, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिशु मृत्यु दर का कम होना और सुविधाओं की उपलब्धता, बुजुर्गों के लिए अच्छी पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त पोषण, लोगों की सुरक्षा, ये स्वास्थ्य जीवन के मापक कहलाते हैं। हम जब किसी देश में देखते हैं कि वहां पर रोग मुक्त है, रोग मुक्त और पीड़ा मुक्त समाज है, शिशु मृत्यु दर नियंत्रण में है, प्रजननोत्तर दर मृत्यु दर जो वो भी नियंत्रण में, जीवन प्रत्याशा अच्छी है, और पूर्व और प्रसव उपरांत जो सुविधाएं हैं वो मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिल रही है लोगों को, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हैं, पर्याप्त पोषण के अवसर हैं। तो ये सारे सूचक जो है ये हमारे स्वस्थ जीवन के माने जाते हैं। यद्यपि भारत में आजादी के बाद से इस क्षेत्र में पर्याप्त सुधार हुआ है, और मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा के विषय में तो सराहनीय कार्य हुआ। जो मृत्यु दर 1951 में 25.1 थी वो घटकर 2015 में 6.5% हो गई। इसी तरह से जो शिशु मृत्यु दर 148 प्रति हजार थी वो घटकर 37 प्रति हजार हो गई। पुरुषों में जो जीवन प्रत्याशा आयु 37 थी वो बढ़कर 70 हो गई है, लगभग 70 के आसपास हमारी जीवन प्रत्याशा है। इसी तरह से महिलाओं में जो 36 वर्ष हमारी जीवन प्रत्याशा थी वो अब बढ़कर वो भी 70 के आसपास है। तो ये सारी उपलब्धियां हमारे स्वास्थ्य जीवन के सूचकों के रूप में रही हैं।
लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है। अगर हम लिंग अनुपात की स्थिति देखें तो ये बड़ी दयनीय स्थिति में है, और हमारा जो लिंग अनुपात की जो स्थिति है वो संसार के और देशों की तुलना में बहुत अभी हम पीछे हैं। और भारत के जो ऐसे स्टेट्स हैं जिनको हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न मानते हैं, उनमें भी लिंग अनुपात की स्थिति अच्छी नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में भी जो विकास की दृष्टि से आगे माने जाते हैं, लिंग अनुपात में हम पीछे हैं। और आमतौर से ऐसा देखा गया है कि अभी हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है, पोषण का स्तर भी हमारा उस स्तर पर नहीं है जो हम संसार के दूसरे देशों के साथ को तुलना कर सकते हैं। आए दिन रोड पर एक्सीडेंट होना या गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं पर्याप्त ना प्राप्त होना, ये आम घटनाएं हमारे देश में है। तो इन चीजों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो ये स्वास्थ्य के सूचक की स्थिति को हमारे को बयान कर देते हैं। हमने बहुत कुछ इसमें अचीव किया है स्वतंत्रता के बाद में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना इसमें बाकी है। तीसरा जो हमारा सूचक है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो है सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण के विषय में कहा जाता है कि राष्ट्र के सब जो विकास है ये मुक्ति है। विकास का एक नारा होता है, ये विकास मुक्ति है। मुक्ति किन चीजों से? दासता से मुक्ति है, बंधुआकरण से मुक्ति है, अज्ञानता से, निरक्षरता से और सामाजिक पिछड़ेपन से, अभाव की स्थिति से, इन सब चीजों से मुक्ति दिलाना ही विकास कहलाता है। अगर हम इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो वो विकास नहीं है। और ये जो रास्ता है ये हम केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मुक्ति का मार्ग लोगों की विकल्पों तक पहुंच से निर्धारित होता है, और लोगों की जो विकल्पों में विस्तार है, संसाधनों तक पहुंच है, वो शिक्षा के द्वारा निर्धारित होती है। शिक्षित समाज है तो वो समृद्ध है और उसमें लोगों के विकल्पों में का विस्तार होता है और उनके संसाधनों तक पहुंच निर्धारित होती है। तो अगर हम भारत में शिक्षा की स्थिति को देखें तो भारत में शिक्षा की स्थिति के दो आधारों पर तय की जाती है, एक तो साक्षरता दर से, एक सकल नामांकन अनुपात। तो इसमें साक्षरता दर प्रमुख होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की जो दर है वो 74.04% है, जबकि स्त्री साक्षरता 65.46% है। तो ये हमारे यहाँ साक्षरता की स्थिति है। लेकिन भारत में साक्षरता की स्थिति को अगर हम देखें तो प्रादेशिक स्तर पर इसमें बड़ी असमानताएं पाई जाती हैं, और इन असमानताओं को हम देख लेते हैं कि एक तालिका के माध्यम से हम इनको देख सकते हैं। एक तरफ हमारे ऐसे राज्य हैं जहाँ साक्षरता दर बहुत कम है। बिहार में मात्र 63.8% की साक्षरता है। दूसरी तरफ केरल, मिजोरम जैसे राज्य जिनमें 93% या 90% से ऊपर साक्षरता पाई जाती है। जब साक्षरता का हम विश्लेषण करते हैं तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसमें अंतर पाया जाता है। स्त्री और पुरुष के समाज में भी इसमें काफी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। धनी और निर्धन वर्गों के बीच को भी अगर हम देखें तो उसमें भी साक्षरता में अंतर पाया जाता है। और समाज के जो गरीब वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, हाशिए के वर्ग हैं, उनमें और जो संपन्न वर्ग है उसमें भी साक्षरता में पर्याप्त अंतर देखा गया। इस विषय में भी हमें पर्याप्त कार्य करने की भी आवश्यकता है। खासकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कृषि मजदूरों, समाज के सीमांत वर्गों में साक्षरता अभी भी अपेक्षाकृत कम है। प्यारे बच्चों, ये साक्षरता की तालिका आपके सामने है और राज्यों के अनुसार इसमें साक्षरता का डाटा दिया गया है। इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस राज्य में साक्षरता की क्या स्थिति है। ये जब हम इस तालिका को विश्लेषित करते हैं लिटरेसी की, तो आपके सामने ये इसकी तस्वीर सामने आती है। 90% से अधिक साक्षरता वाले राज्य केरल और मिजोरम, इन दो राज्यों में साक्षरता 90% से ज्यादा है। और 80 से 90 के बीच में त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और नागालैंड। ऐसी 70 से 80 के बीच में मणिपुर, उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और 70 से कम में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। 2011 का डाटा मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भारत में केरल है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, और सबसे कम स्त्री साक्षरता भारत में राजस्थान में पाई जाती है। तो ये वो डाटा है जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब हम देख लेते हैं कि भारत में मानव विकास सूचकांक का जो निर्माण हुआ है उसमें राज्यों के अनुसार स्थिति क्या है। तो इसको जब हम देखते हैं तो जो 3
हमने इंडिकेटर्स की बात की थी, उनके आधार पर भारत में मानव विकास सूचकांक को बनाया गया है। और केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जो 0.790 मूल्य के साथ सर्वप्रथम स्थान पर है। इसके अलावा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब आते हैं। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्य हैं जो ये मानव विकास की सूची में निचले पायदान पर है। इनको भी हम एक तालिका के माध्यम से देख सकते हैं। ये तालिका आपके सामने है मानव विकास सूचकांक की, जिसमें राज्यों के क्रम के अनुसार लगी हुई है। केरल सबसे प्रथम स्थान पर है और छत्तीसगढ़ सबसे निचले स्थान पर है। तो ये तालिका दी गई है। इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो 0.6 से अधिक वाले राज्य हमने एक श्रेणी में रखे हैं। 5 से 6 का जो सूचकांक है उनको हमने एक अलग श्रेणी दी गई है। ऐसी 4 से 5, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है। साथ साथ इस तालिकाओं को हम इसलिए आपको बताते हैं कि ये सारा डाटा का जो काम है ये आपका प्रैक्टिकल है, तो साथ साथ आप प्रैक्टिकल का काम भी साथ में सीखते रहें। तो इसलिए हमने इन तालिकाओं को इस तरह से अरेंज किया है। तो प्यारे बच्चों, भारत में जो ये राज्यों के अनुसार इसका ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है ये मैंने आपके सामने रखा है। और अभी भी इस विषय में हमें पर्याप्त कार्य करना बाकी है। तो अब इसके बाद में आगे सबसे बड़ी बात आती है ये कि जनसंख्या, पर्यावरण और विकास के बारे में लोगों के क्या विचार है। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि विकास की जब हम बात करते हैं तो ये बात आती है कि विकास की अवधारणा सामाजिक विज्ञानों में और सभी जो जितने भी सामाजिक विज्ञान है उनमें अपनाई जाने वाली एक जटिल संकल्पना। ऐसा माना जाता है कि हम इसके बारे में ऐसा सोचते हैं विकास के बारे में कि जैसे ही विकास हो जाएगा या एक विकास के हम एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर लेंगे तो हमारी सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। विकास के द्वारा जहां हमने बहुत अच्छे स्तर भारत में प्राप्त भी किए, वहीं हमारे सामने कई समस्याएं जिसमें सामने आई हैं। जैसे विकास का दोहरा चेहरा हमने बताया था कि एक तरफ ऐसे क्षेत्र जो विकास के आगे बढ़ गए हैं और दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी पिछड़े हुए हैं। तो सामाजिक असमानता और अधिकारों का हनन, संसाधनों का कुछ लोगों के हाथ में सीमित हो जाना, कुछ ऐसी हमारी विषमताएं पैदा हुई हैं जो विकास के नाम पर एक दूसरा ही चेहरा प्रस्तुत करती है। दूसरी ओर आमतौर से बात कही जाती है कि भाई विकास को हम संसाधनों और जनसंख्या के साथ में संतुलित भाव से लेकर चलें तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जिस गति से 300 सालों में जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उस तरह से हमारे संसाधनों का विकास नहीं हुआ है। और संसाधनों में एक बात ये देखी गई है कि संसाधनों का जो वितरण है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि संसाधनों का वितरण सभी लोगों के लिए बराबर उपलब्ध हो। समाज के कुछ वर्ग ही संसाधनों तक ना पहुंच पाए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि समाज का एक वर्ग की पहुंच संसाधन तक बहुत ज्यादा है और समाज के जो कुछ वर्ग हैं वो संसाधनों की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। तो जब पर्यावरण और विकास की बात करते हैं या जनसंख्या और विकास की बात करते हैं तो जनसंख्या के साथ विकास को जोड़कर जब देखा जाता है तो इसमें संतुलन का होना आवश्यक है। और जब हम विकास को पर्यावरण के साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें सतत पोषणीयता के विचार को अपनाना अति आवश्यक है। हम विकास तो करें लेकिन अपने पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसलिए ये एक ऐसी संकल्पना है कि जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारी सभ्यता संस्कृति तो प्राचीन काल से ही इस ओर अग्रसर रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जनसंख्या, संसाधन और विकास के प्रति संवेदनशीलता प्रकट की गई है। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें प्रकृति को पूजना, प्रकृति का ध्यान रखना, संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता, ये विचार आमतौर से देखे जा सकते हैं। अभिनव भारत में महात्मा गांधी जी के विचार भी जो पर्यावरण और जनसंख्या और संसाधनों के विकास के संबंध में सराहनीय रहे हैं। और इसमें मितव्ययता, सामाजिक न्यासिता, अहिंसा, ये कुछ ऐसे विचार हैं जिनको जब जब भी पर्यावरण और जनसंख्या के विषय में या संसाधनों के विषय में या देश के विकास के विषय में बात की गई है तो इनको अपनाया गया है। चाहे लिमिट टू ग्रोथ 1972 की का जो विचार है, ब्रुकलैंड आयोग की जो रिपोर्ट है, और कॉमन फ्यूचर या एजेंडा 21 है, इनमें भी इन विचारों को प्रमुखता दी गई है। तो आशा है कि ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से आपको एक चीज और देखनी है कि कारखानों से स्वच्छ भारत मिशन जो भारत में ये इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है पिछले कुछ वर्षों में, इसके सुधार के लिए ये योजना चलाई गई है। कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट, जैविक क्रियाओं से पैदा होने वाला प्रदूषण,
और खुले में शौच करना, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य को और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाई है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने ये स्वच्छ भारत मिशन का एक अभियान चलाया है। और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ वातावरण और स्वस्थ परिवेश में ही पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भारत में की गई है। और इसके लिए जो अभियान चलाए गए हैं, उनमें नगर निगम और शहरों से जो निकलने वाला कचरा है, इसका एक वैज्ञानिक तरीके से निपटान की व्यवस्था करना, घरों में शौचालयों का निर्माण करना, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना, लोगों को साफ ईंधन एलपीजी सुलभ कराना, जिससे धुआं प्रदूषण ये कम से कम फैले, पीने के साफ पानी की व्यवस्था करना और ऊर्जा के नवीन स्रोतों का इस्तेमाल करना। तो ये सारी चीजें स्वच्छ भारत अभियान के तहत की गई हैं, जो भारत सरकार ने चलाई हैं। और इससे हमारे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऐसी मुझे आशा है। बस तो प्यारे बच्चों, अब आपके थोड़ा सा मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पूनम नेगी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आए और थोड़ा सा इसमें कुछ जो भी एड ऑन करना चाहें तो कर सकते। थैंक यू सर। नेक्स्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जितना समझा है आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। इंग्लिश वाले बच्चों की थोड़ी कंप्लेंट रहती है, तो अब इसको इंग्लिश में एक बारी हम सम अप कर देते हैं। The topic that we have taken today was basically how we are calculating HDI index for India. As you have already studied about HDI index prepared by United Nations in your previous book. पिछली book में हम ये already पढ़ करके आए हैं. The same criteria is taken here in India. It was started under erstwhile Planning Commission, which is now known by, because Planning Commission has been discontinued and now we have another rather very big agency that we call as a Niti Aayog. So we are using the same criteria. Every state is making their own HDI reports or human development report, and same we are making for state country level. If I talk about the regional disparities, they are really very high. We have some states that rank very high on HDI index, like the states like Kerala, Delhi, Himachal Pradesh, Goa, and Punjab. But at the same time, we also have states like Chhattisgarh, Bihar, where we really need to do much of work so that we can improve human development index. We take three basic criteria as an indicator of human development. The first one is indicator of economic achievement. In this, we take two important parameters. First one is gross domestic production. That is whatever sum total of all the production that is being conducted within the territories of our country. We call it as gross domestic product. So the monetary value of this, and per capita income, that is the share of per individual in this national income, that we call as a per capita income. So by taking these two criteria, we actually are talking about economic prosperity. And it is very good indicator that in last few years, we have seen major improvement in the income levels of our countrymen. So that is, if you have money, then only you can think of any other type of development. So definitely economic achievement is base for all other improvement. So if we are improving on this, definitely in coming years, we are going to improve on other parameters too. Indicator of healthy life, that is our second indicator, in which we take infant mortality rate, because as we know, the survival chances of children below 1 year of age is really very difficult. So infant mortality rate we are taking in consideration. Then post fertility mortality, that is, after your maternal health, after delivery, maternal health is taken in account. Life expectancy, that is longevity of life. We are taking healthcare for older people and in general for pre and postnatal health facilities. So again, we are actually improving on this. We have seen rise in previous slides, sir. We have seen improvement in our this parameter as well. And the last and the most important one is social empowerment, literacy rate and gross enrollment ratio, that actually talks about our education. So we are also improving on all three parameters. The new thing that we need to know is how to handle our waste, that
that is being generating in tremendous amounts. For that we have launched Swachh Bharat Mission, and as sir has told you, we have done good work and we are actually planning to improve it or take it to the new levels, but that would be very impossible without support of common people. So as a young people, you now have to take command of Swachh Bharat Mission so that we can have very good and healthy surroundings. Now coming to the next one, ये आप अपने गृह कार्य के क्वेश्चंस बच्चे नोट कर सकते हैं, हिंदी में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इंग्लिश में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए अब इसके बाद चलते हैं क्विज की ओर। क्विज के लिए तो आप सब बहुत वेट करते हैं, तो आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्न में से निम्न किस राज्य की जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा से नीचे है? इंग्लिश में इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन? तो जल्दी जल्दी से आंसर देना शुरू करिए, क्वेश्चन नंबर डाल करके अपना आंसर दीजिए। और इसी के साथ में मैं सेकंड क्वेश्चन भी रीड कर देती हूँ ताकि आप दोनों क्वेश्चंस का आंसर साथ साथ में दे सकें। निम्न में से कौन सा कथन गरीबी की स्थिति को स्पष्ट करता है? Which of the following statement explain poverty? इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। Quickly write your answer. We are waiting for your answers. चैट बॉक्स पर अपने आंसर्स आप क्वेश्चन नंबर के साथ डालिए बच्चों। राम बालकृष्ण और शिवम दोनों के आंसर बिल्कुल सही आए पहले आंसर के। वेरी गुड बेटा। ओके, वेरी गुड, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं और बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं आंसर्स। इनको पकड़ पाना भी मुश्किल है। वेरी गुड, वेरी गुड। कई बच्चों के आंसर्स आ गए हैं इस पे एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर राइट। सो मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? निम्न में से किन राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम है? वेरी गुड, सारे आंसर एग्जैक्टली बिल्कुल सही आ रहे हैं। अनीश यादव, ज्योति वर्मा, लवली, रोशन, संदीप, वेरी गुड। दीपांशु, आप सबके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। वेरी गुड, बिहार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? विच स्टेट हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट? हरी अप। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। यस, थर्ड का आपने सबने आंसर सही दिया है, सेकंड का आंसर भी सही आ रहा है। अब आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर दीजिए। स्लो आ रहे हैं आंसर्स, क्या हो गया बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़े बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दें। किस स्टेट में फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है? अभी तक भी बच्चे सर थर्ड का ही आंसर दे रहे हैं। ओके, क्विकली वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस एज वेल। वेरी गुड, गौरव कुमार का आया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, राजस्थान। वेरी गुड गौरव। नेक्स्ट आपको ट्रू फॉल्स बताना है। अगेन स्टेटमेंट के साथ आप नंबर लिख करके ट्रू या फॉल्स लिखेंगे। केरला साक्षरता दर लगभग 100% होने के कारण मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर स्थान पाने में समर्थ हुआ है। केरला is able to record the highest value in HDI. Is this statement correct? अभिषेक, आपने बच्चे गलत आंसर दिया है। इट्स नॉट कर्नाटका, इट्स राजस्थान। ओके, अब ट्रू फॉल्स पर आ जाइए। स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आप चाहें तो सारे स्टेटमेंट्स के आंसर इकट्ठे दे सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा एक स्वस्थ जीवन के मापक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी। ओके शिवम चौरसिया ने आंसर सही दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। वेरी गुड, वेरी गुड। मुरारी कुमार, संदीप, आपके भी आंसर्स आ गए हैं। रिचा, वेरी गुड। मानसी, ट्रू। बहुत तेजी से आ रहे हैं आंसर, बहुत तेजी से आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। सेकंड स्टेटमेंट का भी बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स? थर्ड स्टेटमेंट, वेरी गुड, सब बच्चों ने फर्स्ट के लिए ट्रू लिखा है। अमेजिंग। थर्ड क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक साक्षर हैं। According to 2011 census, females are more literate than males in our country. Is it true? वेरी गुड, सेकंड के लिए भी सबने लिखा है। नितिन, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है बच्चे। थर्ड स्टेटमेंट का भी बताइए। आप थर्ड स्टेटमेंट पर आ जाइए। थर्ड इज फॉल्स। वेरी गुड, महेंद्र साहू का सबसे पहले आंसर आया है दैट थर्ड इज फॉल्स। वेरी गुड, थर्ड इज डेफिनेटली फॉल्स।
लास्ट स्टेटमेंट, मानव विकास रिपोर्ट 1993 ने प्रगतिशील लोकतांत्रिकरण, लोगों के सशक्तिकरण और मानव विकास के लिए नागरिक समाज की भूमिका को स्वीकार किया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 acknowledged progressive democratization, empowerment of people and role of civil society for human development. इस yes, राहुल कुमार बिल्कुल सही आपने लिखा है, फोर्थ वन इज ऑल्सो ट्रू। सो आपने क्विज करके हमें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया है। ओके, नेक्स्ट इज आर वी हैव रिसीव्ड, पिछली बार के जो हमारे गूगल फॉर्म थे उसमें 10,958 रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो आप सबके लिए जोरदार तालियां। आप लोग बहुत अच्छे से सिंसियरली ये काम कर रहे हैं और ये हमारे अचीवर्स के नाम है जिन्होंने सबसे पहले सबसे करेक्ट आंसर्स दिए हैं। बच्चों इस चीज को ध्यान रखिए कि सही रिस्पॉन्सेज बहुत सारे बच्चों के आते हैं, बट उसमें से जो टाइम में सबसे पहले आए हमारे पास, उनमें से हम 10 बच्चों के नाम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं। ज्योति, राजहंस, नीरज, मोहम्मद साजिद, मुकेश कुमार, नेहा कुमारी, मुस्कान हुसैन, शिवम, राधा, कंचन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल एंड ऑल्सो टू योर टीचर्स एंड योर स्कूल्स कि आप इतना सिंसियरली सारा काम कर रहे हैं। हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू पूनम मैडम। बस प्यारे बच्चों, बस आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसमें जितने भी हमने सोर्स, वीडियोस या जो भी पिक्चर्स हमने यूज की हैं वो केवल हमारा उद्देश्य एकेडमिक पर्पस है, और हम सभी लोगों का, सभी सोर्सों का थैंक्स करते हैं, और उन पाठ्य पुस्तकों के राइटर्स का भी जिनको पढ़कर हमने ये लेक्चर तैयार किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में जो हमारे साथी बच्चों के क्वेश्चंस के रिप्लाई कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। और अगली क्लास के लिए बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ये फोर्थ चैप्टर, उसको लेकर हम आपके सामने अगली क्लास में हाजिर होंगे। मुझे आशा है कि आप उसको पढ़ के आएंगे, और जो दिया हुआ होमवर्क है वो आप उसको करके अपने टीचर के साथ में शेयर करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।